नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी सीरीज। आज हम ज्योग्राफी सीरीज का हमारा अगला कड़ी को देखेंगे। वो है हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो आइए हम हमारी जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, तो उसी को देखते हैं और उसी के हिसाब से हम इसको चैप्टर को देखेंगे। चलो तो आइए, ये हमारे क्वेश्चन है, इनके अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को पूरे को एनालिसिस करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर अधिक निर्भर करता है? इन दो कारकों को जानेंगे, कौन कौन से हैं। प्राकृतिक वनस्पति की तीन मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं, इनको जानेंगे। अगला क्वेश्चन है थर्ड, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताइए, मतलब जो कठोर वृक्ष होते हैं उनके नाम बताइए। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो नींबू वंश सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं, इसको जानेंगे। साथ में अगला क्वेश्चन है, शंकुधारी वन के कोई चार उपयोग बताइए कि क्या यूज में आते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है, यह है विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। तो इन सबको एक एक करके देखेंगे और जानेंगे। तो आइए अब देखते हैं। हमारी है घास, प्राकृतिक वनस्पति एवं घास स्थल। तो इसको एक एक करके देखेंगे और जानेंगे। ये एक कहानी के रूप में कुछ दे रखी है, इसको हम समझेंगे। कहानी कुछ ऐसी है कि सलीमा है, जो अपनी ग्रीष्म ऋतु की छुट्टियों में बहुत उत्साहित थी। ग्रीष्म शिविर में बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने के लिए गई थी। और वहाँ पे इसने जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ती जा रही थी, तो वहाँ पर स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते स्वरूप को देखकर वो हैरान थी। और गिरिपद में स्थित साल एवं सागौन के घने वन धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर हिमालय पर्वत में जा रही थी, तो अदृश्य होते गए और पर्वतों की ढालों पर पतली एवं नुकीली पत्तियों वाले शंक्वाकार बितान के लंबे वृक्ष दिखने लगे। जो शंक्वाकार लंबे बितान के वृक्ष दिखने लगे, और वहाँ पे इन्होंने, जिसे शंकुधारी वृक्ष कहते हैं, यहाँ पर इन्होंने लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। उसका नाम है रोडोडेंड्रोन के नाम से उस फूल को जाना जाता है। और मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक रास्ते में उसने भूमि एवं घास के कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई देखी थी। कुछ स्थान घास के थे और कुछ स्थान बर्फ से ढके हुए देखे थे। तो ये सब उन्होंने अपने यात्रा के दौरान इन सब चीज़ों का देखा था। और आप यहाँ पे ये रोडोडेंड्रोन नाम का एक ये फूल है, उसको आप यहाँ पे देख भी सकते हो। और जैसे जैसे सलीमा ने अवलोकन किया, तो स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि दो कारकों पर निर्भर करती है, वो है तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी इसकी निर्भरता होती है। अब आगे देखते हैं। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत होती हैं। तो वो तीन मुख्य श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, उनको हम एक एक करके जानेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, पहली है वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर इन्हें सघन एवं खुले वन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, विकसित होते हैं। अगला है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। और थर्ड है कटिबंधीय झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ एवं शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। तो ये सब सलीमा ने अपने भ्रमण के दौरान देखा था। तो आगे देखते हैं उन्होंने और क्या क्या देखा था अपने भ्रमण के दौरान। उन्होंने उपध्रुवीय क्षेत्रों में, यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने उपध्रुवीय क्षेत्रों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ एवं आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय कठोर काष्ठ वनों के बारे में कई अधिक अन्य जानकारियाँ दी। तो आगे और भी है कि जो प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार है, उनमें बदलाव का मुख्य कारण है जलवायु का बदलाव।
विश्व की विभिन्न प्राकृतिक वनस्पतियाँ, उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करेंगे। एक एक करके हम देखेंगे। अब देखते हैं हम वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं इसको। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं। ये वन घने भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के आसपास पाए जाते हैं। ये गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। आमतौर पर यहाँ कठोर वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस और महोगनी के नाम से आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से? रोजवुड, अबनूस और महोगनी, ये वृक्ष पाए जाते हैं। अगला देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके बारे में जानेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो इसको देख सकते हो। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, इनको मानसूनी वन भी कहते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ये मौसमी परिवर्तन होता है, इनमें क्या होता है? मौसमी परिवर्तन होता है। ठीक है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वृक्षों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागौन एवं नीम, शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं। कठोर काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर पाए जाते हैं। अगला है हमारा, वो है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन, ये है शीतोष्ण सदाबहार वन अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांज, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे कठोर एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है शीतोष्ण पर्णपाती वन, इसको भी देखते हैं। ये है उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिकांश शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे देख सकते हो, ये उत्तरी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वन बांज, ऐस, बीच आदि हैं। यहाँ पाए जाने वाले जानवर हिरण, लोमड़ी, भेड़िए आदि पाए जाते हैं। यहाँ दो पक्षी भी पाए जाते हैं, फिजेट एवं मोनाल, ये दो पक्षियों भी पाए जाते हैं। तो आप इनको यहाँ पे, ये पक्षियों को यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब आगे देखते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु, इसको भी देखते हैं। महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिम किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागर पड़ा। ये वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ऋतु एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, ये आप देख सकते हो, आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश के सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीव वन कम पाया जाता है। अब अगला देखते हैं शंकुधारी वनस्पति, इसके बारे में जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश
50 से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेगा के नाम से भी जाना जाता है। ये वनस्पति अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों में सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने में किया जाता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़ देवदार यहाँ के मुख्य वनों के मुख्य पेड़ है। यहाँ रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। और दोस्तों, ये जो नरम काष्ठ है, शंकुधारी वृक्ष के पेड़ है। पॉपुलर का नाम सुना होगा आपने। पॉपुलर से ही जो हमारा क्रिकेट का बल्ला होता है उसको भी पॉपुलर के वृक्ष से ही बनाया जाता है। आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हो। ये रूसी भाषा में टेगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ, जिसको हमने कभी टच नहीं किया हो। जैसे बर्फ, मतलब ऊंचे हिमालय के क्षेत्र पर जाएंगे तो वहाँ पे हम हर चीज़ को टच नहीं कर सकते, इसलिए टेगा का मतलब होता है रूसी शब्द में अनछुआ या जो शुद्ध है। साथ में आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हो, भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ठीक है, साथ में आप इसको भी देखते चलिए। ये ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। अगला है एनाकोंडा। विश्व का सबसे बड़ा सांप है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। ये मगर जैसे बड़े जानवर को मारकर खा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारे घास स्थल है। ये आइए, घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैले होते हैं। यह वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं। ये घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती हैं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ जैसे जानवर पाए जाते हैं। आप इनको यहाँ पे देख भी सकते हो। आगे है शीतोष्ण घास। ये मध्य अक्षांश क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप आदि जानवर पाए जाते हैं। आगे हैं कटीली झाड़ियाँ। इनको देखते हैं। कटीली झाड़ियाँ इसके अंतर्गत है शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित कर सकते हैं आप। रेगिस्तान का नाम भी बता सकते हैं, जैसे थार का रेगिस्तान जो हमारे भारत में पाया जाता है। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम भी, जैसे छिपकली, ऊँट, ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं। दूसरी है टुंड्रा वनस्पति। इसके बारे में कुछ देखते हैं। आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। टुंड्रा वनस्पति के बारे में देखेंगे। ये ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडे मिलेंगे। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इन्हें टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटी फर और मोटी चमड़ी होती है, जो इन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में सील, वालरस, कस्तूरी बेल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी आदि पाई जाती हैं। सलीमा के पिता ने ये सब उसको बताया था और उन्होंने
सलीमा ने देखा कि आगे लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं। ठीक है। तो सलीमा ने इन सब पर कुछ बातें रखी अपनी, और उन्होंने ये चिंता व्यक्त की कि अगर यदि अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन और लकड़ी, फल, मेवे आदि मिलना मुश्किल हो सकता है। और अपने ये सब चर्चा संरक्षण के सुझाव दे सकते हैं, कैसे इनका संरक्षण किया जा सकता है, हम इनके सुझाव दे सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोज और वेनेजुएला में लानोस कहते हैं, जो घास के मैदान होते हैं उष्णकटिबंधीय घास का। और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट और मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में देखेंगे और एक एक करके इनको समझेंगे। पहला है मेरा, प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है। तो आप सबको पता है प्राकृतिक वनस्पतियों का तापमान और नमी पर निर्भर करता है, और साथ में ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई, इन कारकों पर वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है। प्राकृतिक वनस्पतियों की तीन मुख्य श्रेणियाँ कौन कौन सी है। तो प्राकृतिक वनस्पतियों में पहली श्रेणी है वन, दूसरी श्रेणी है घास स्थल और तीसरी श्रेणी है कांटेदार झाड़ियाँ। अब वनों में तापमान और परिपूर्ण वर्षा के कारण सघन वन और खुले वन विकसित होते हैं। घास स्थलों में मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, और कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में विकसित या पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो कठोर वृक्षों के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के दो कठोर वृक्षों के नाम बताइए। तो आपको पता है रोजवुड, अबुनूस और माहोगनी है। अगला देखते हैं, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन तो ये पाए जाते हैं भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका, और ये मौसमी परिवर्तन के कारण होता है। नींबू वंश, सिट्रस वंश के फल किस जलवायु में उगाई जाती हैं। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु में उगाई जाती है। इसके शंकुधारी वन के कोई चार उपयोग बताइए, मतलब क्या काम आते हैं। तो लुगदी बनाने में, अखबारी कागज बनाने में, माचिस बनाने में और पैकिंग करने में ये काम आते हैं। अगला है, विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। तो विश्व के ठंडे और गर्म क्षेत्रों में, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं उनमें जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थलों में घास के मैदान पाए जाते हैं, मौसमी घास के स्थल। अब हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है, यह है काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। तो ये पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति में। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, तो ये गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में मिलती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एक सामान्य जानवर है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में बंदर पाए जाते हैं। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है। तो शंकुधारी वन की एक जो महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है वो है चीड़। अगला है, स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। तो स्टेपी घास स्थल मध्य एशिया के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब ये मिलान करने वाले क्वेश्चन हैं, इनको भी देखते हैं। तो बालरस कहाँ पाए जाते हैं। बालरस एक ध्रुवीय जानवर है। दूसरा, देवदार का वृक्ष नरम काष्ठ लकड़ी का पेड़ है। जैतून एक नींबू वंश सिट्रस का फल है। कंपोज ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं। हाथी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जानवर में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। और डाउन अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल है। अगला, ये कारण और कथन को इनको भी देखते हैं। इनमें क्या है, यह है ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर एवं त्वचा मोटी होती है, क्योंकि उनको ठंडी जलवायु से सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए मोटी होती हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि वो
जल को संरक्षित करने के लिए ऐसा करते हैं। जल संरक्षण के लिए शुष्क मौसम में वृक्ष की पत्तियाँ झड़ा देते हैं। वनस्पति के प्रकार एवं सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती जाती है। जैसे-जैसे आप मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्रों पर जाते हैं, उसी हिसाब से तापमान और जलवायु में परिवर्तन होता जाता है। जैसे-जैसे तापमान कम होता है, वर्षा कम होती जाती है, वैसे-वैसे वनस्पतियों की सघनता भी कम होती चली जाती है। तो मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ जाने पर वनस्पति की प्रकार एवं वनस्पति की सघनता में बदलती रहती है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा